नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और आज हम बात कर रहे हैं रुणवाल माई सिटी के अलॉटमेंट लेटर के प्रोफोर्मा के बारे में, जिसे हमने रेरा वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यह है प्रोफोर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड अग्रीमेंट फॉर सेल। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने इसके कुछ फीचर्स बताए। अब इस अलॉटमेंट प्रोफोर्मा में 20 पॉइंट्स हैं और ये जो प्रोफोर्मा है, ज्यादातर जिन्होंने भी रुणवाल माई सिटी में बुक किया है उन्होंने यही प्रोफोर्मा, यही अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्ट किया होगा, साइन किया होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें कितने झूठ है, कितने फरेब हैं, कितनी गद्दारी है, आपके साथ किस तरह से गद्दारी की जा रही है, आपके पीठ में कितने खंजर, कितने छुरे भोंके जा रहे हैं। और आप शायद जानते भी हो, आपने महसूस भी किया होगा कि आपके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप एक मोटा सा टोकन और बुकिंग अमाउंट देके बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि अब आपका फॉरफिट हो गया, अब आपको ये वापस नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, तो आपने झक मार के, यानी आपको मजबूरी से ये अलॉटमेंट लेटर भी एक्सेप्ट करना पड़ा। जहर की घूंट की तरह आपने पिया होगा कुछ लोगों ने, जो लोग समझदार थे, और जो लोग समझदार नहीं थे उनको लगा होगा कि ये भगवान की देन है कि उन्हें अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है रुणवाल से। दरअसल दोस्तों, मैंने कल आपको समझाया कि उसके कुछ ही पॉइंट्स में, यानी 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स के अंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अलॉटमेंट लेटर नहीं है। इससे आपका फ्लैट का अलॉटमेंट पक्का नहीं होता है, किसी भी सूरत में नहीं होता है। वो आपको पक्का अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपको कोई वादा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉमिस नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर कंडीशंस थोप रहे हैं। वादे आप कर रहे हो, वो लोग आपके ऊपर कंडीशंस डाल रहे हैं कि ये करोगे वरना हम अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे, वो करोगे वरना हम अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे। इस तरह की भाषा है, इस तरह की गंदी भाषा है। इसके अलावा वो आपकी इंसल्ट करते हैं, भर भर के बेइज्जती करते हैं और आपसे खुद की बेइज्जती करवाते हैं। वो आपसे कहलवाते हैं, मैं चोर नहीं हूं, मैं उचक्का नहीं हूं, मैं रंडी नहीं हूं, मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूं, मैं फलाना ढिमका, मेरा मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है, किसी ने कभी मैं जेल में नहीं गया हूं, कभी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से वो आपके मुंह से ये सब बेइज्जती वाली बातें निकालते हैं। अगर आप चाहते थे तो आप भी कहलवा सकते थे उनसे, रुणवाल से आप कहलवा सकते थे कि मुझे आपने कहा, आप मुझे लिख के दीजिए कि आपके ऊपर ईडी का इंक्वायरी नहीं है, आपका इनकम टैक्स का रेड नहीं पड़ा है, आप ईमानदार हो, आपके ऊपर कभी बेईमानी की चार्जेस नहीं हुए हैं, आपका दिवाला कभी नहीं निकला है, आपका, यानी ऐसी सब बातें, और आपके कोई गंदे गंदे धंधे नहीं हैं, आप वेश्याखोर नहीं हो, वगैरह वगैरह। आपसे, यानी अगर आपसे ले रहे हैं तो उनका भी तो कमिटमेंट होना चाहिए कि वो साफ हैं और यानी बिल्कुल भगवान के लोग हैं। यानी कि ये आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। कल के एपिसोड में मैंने आपको ये समझाया, आज मैं आपको और कुछ समझाने जा रहा हूं। पैसे की लेन देन की बात करने जा रहा हूं कि लेन देन के हिसाब से आपके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, कितनी आपकी, यानी आपको कुत्ता बना के, टॉमी बना के वो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। ओके, वैसे मैं कुत्तों से भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जो हम देशी भाषा में कहते हैं कि कुत्ते की तरह लात मारना, कुत्ते की तरह व्यवहार करना वगैरह वगैरह, तो ये उस तरह का व्यवहार है कि बिल्कुल वो कुत्ते की तरह जूते चटवाते हैं आपसे। एक अमिताभ बच्चन का शायद डायलॉग था कि जिधर मैं खड़े रहता हूं उधर से लाइन शुरू होता है। ये लोग कुछ ऐसा ही कहते हैं, यानी फुल दादागिरी। जो हम कहते हैं वही सच है, हमने अगर कह दिया तो वो सच है, आपको सच मानना पड़ेगा।
ये सब उन्होंने अपने अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है। आपकी बात रही, यानी कि कस्टमर, अगर कस्टमर कुछ कहता है तो वो मान के चलेंगे कि वो झूठ है। अगर कंपनी कहती है, होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रोनवाल की जो कंपनी है जो रोनवाल माई सिटी कर रही है, उसके निर्माता या निर्माणकारी जो भी है, डेवलपर्स, अगर वो कुछ कहते हैं सच है, 100% सच माना जाएगा। हालांकि उनके अलॉटमेंट लेटर में वो उछल उछल के कूद कूद के कह रहे हैं कि हम झूठ बोल सकते हैं, हमसे झूठ बोला जाएगा, हमने अगर झूठ बोला तो उसको सच मानना चाहिए, आपने अगर सच नहीं माना और आपने इसको चैलेंज किया तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे। अलॉटमेंट कैंसिल ही नहीं, आपके पैसे जब्त किए जाएंगे, आपने जो भी पैसे दिए हुए सारे के सारे वो हमारे हो जाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? आप पारदर्शिता की मांग नहीं करोगे, साफ साफ भाषा में लिखा हुआ है, आप पारदर्शिता की मांग नहीं करोगे। आप हमसे ये नहीं कहोगे कि साहब सबूत दीजिए, कोई सबूत नहीं होगा, जो भी है सही है, मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो देखो क्या कर देंगे हम, तुम्हारा क्या हाल बनाते हैं हम। ये भाषा है, ये भाषा है। मैं आपको अभी पॉइंट नंबर 6 पे लेके जाता हूं अलॉटमेंट लेटर का। अलॉटमेंट लेटर के पॉइंट नंबर 6 में कहते हैं पेमेंट शेड्यूल इज एज बिलो। अब ऑलरेडी ऊपर के पॉइंट्स में उन्होंने कह दिया है कि भाई साहब जो भी पेमेंट शेड्यूल है इस हिसाब से पे करना होगा, अगर इससे चूक गए आपका अलॉटमेंट गया। यानी बात बात पे, यानी यू नो ये गैंगस्टर लोग होते हैं, बात बात पे गन दिखाते हैं, बात बात पे चाकू दिखाते हैं, गैंगस्टर का काम होता है ना ऐसे। यानी थोड़ा भी उनके साथ डिस्प्यूट करो, अरे भाई साहब थोड़ा बहस सुन तो लो मेरी बात, सीधा गन निकालेंगे, सीधा गन कान पे रखेंगे, ए क्या बोलता है बे, मेरे साथ बात नहीं करने का, क्या बोले, पैसा निकाल पैसा निकाल। ये भाषा है, ये भाषा है अलॉटमेंट लेटर का। वो क्या कह रहे हैं, पेमेंट शेड्यूल इज एज बिलो, 9% ऑनर बिफोर इशूइंग दिस लेटर। वैसे आप जानते हो कि वो 5% तो मिनिमम ले ही लेते हैं आपसे। 9% ऑनर बिफोर इशूइंग दिस लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। 20% ऑन इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्लिंथ वर्क। अब एक बात याद रखिए, इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्लिंथ वर्क मतलब ये नहीं है कि प्लिंथ वर्क चालू हो गया है। वो आपको इंटीमेशन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे कि देखो भाई हम प्लिंथ वर्क चालू कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 महीने के बाद करेंगे, हो सकता है कि 2 महीने के बाद करेंगे, ये भी हो सकता है कि 1 साल के बाद करेंगे, लेकिन आपको लेटर लिख दिया ना प्लिंथ वर्क चालू हो रहा है, दे दो 20%। ओके, सो 29% आप दे दोगे, काम शुरू भी नहीं हुआ होगा तब तक आपका 29% यानी कि करीब करीब 30% समझो, वो 1/3 करीब करीब आपके जेब से यूं निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 50% ऑन कमेंसमेंट ऑफ स्लैब्स डिवाइडेड इन टू टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स। डिमांड विल बी सेंट फॉर 2 स्लैब्स टुगेदर ऑन कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट स्लैब। पहला स्लैब का कमेंसमेंट होगा, वो इंटीमेशन होगा, याद रखो कमेंसमेंट हुआ नहीं हुआ लेकिन इंटीमेशन होगा, और उसमें इंटीमेशन क्या होगा, पहला और दूसरा स्लैब का दे दो भाई, तीसरा और चौथा स्लैब का दे दो भाई, 5वां और 6ठा स्लैब का दे दो भाई, इस तरह से होगा। तो 50% ऑन कमेंसमेंट ऑफ स्लैब्स, ये स्लैब्स बोल के आपसे 50% मांग लेंगे। प्लीज याद रखिए, और ये बात वो आपको बाद में कहते भी हैं कि कमेंसमेंट हुआ है ऐसे जरूरी नहीं है, हमने इंटीमेशन कर दिया ना, बात खत्म हो गई, पैसे दो। ये बात वो साफ भाषा में कह रहे हैं, यानी कि फुल ऑन दादागिरी, हम जो कहते हैं वैसे करो, हमने कहा इंटीमेशन दे दिया, ये पेमेंट करो मतलब करो, उससे ज्यादा कोई बहसबाजी नहीं चाहिए। 50% ऑन इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ स्लैब्स। अब 30% आप ऑलरेडी दे, 29% आप दे चुके थे, 50% स्लैब्स को लेके किए, मतलब हो गया आपका 80%, 79% तो हो ही गया इतने में। उसके बाद 4% ऑन कमेंसमेंट ऑफ ब्रिक वर्क,
4% on commencement of internal plaster, 4% commencement of external plaster, 3% intimation of flooring work, 3% intimation of commencement of door and windows work, 3% on possession. इस तरह से उन्होंने ब्रेकअप दे दिया है। अगर आप ओरिजिनल सोचते नहीं हो, आपको लगेगा हाँ ठीक है भाई, उसको जरूरत है, वो सब काम कर रहा है, तो उसको ये काम के सामने उसको पेमेंट करना जरूरी है ना, नहीं तो वो काम कैसे करेगा। जो लोग भेड़ की तरह सोचते हैं वो ये सवाल का ये जवाब देते हैं। थोड़ी सी अकल के साथ जो लोग सोचते हैं उनको पता है कि कंस्ट्रक्शन से और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और फ्लैट का एक्चुअल कीमत का कोई खास लेना देना नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप अगर 95% पेमेंट नहीं करोगे तो वो 95% बिल्डिंग नहीं बना सकता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो लोगों के खाते बहुत बड़े हैं। जरूरी नहीं है कि आपका पैसा जाना चाहिए तभी वो काम करेगा, पैसा रुक गया तो उसका काम रुक जाएगा, ऐसे नहीं है। लेकिन उन्होंने आपके दिमाग में ये बात डाल के रखा है। तो अब वो कहते हैं कि आपको पेमेंट में हमसे आगे आगे चलना होगा, यानी पेमेंट में आगे आगे चलना होगा। याद रखो, पेमेंट में, अधिकार में नहीं। आपके अधिकार तो कहीं भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आपके कोई हक नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है, बहुत क्लियरली कहते हैं। अच्छा, इसके बाद सुनिए, अब इसमें दोबारा मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं क्योंकि आपके दिमाग में ठीक से बैठा नहीं होगा। 20% ऑन इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्लिंथ वर्क, 50% ऑन इंटीमेशन ऑफ कमेंसमेंट, सी नॉट 50% ऑन कमेंसमेंट ऑफ स्लैब्स। कमेंसमेंट का वो वादा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंटीमेशन दिया, पैसा सामने से दो वरना कैंसिल। Point number 7. In case you propose to commence furnishing the said flat to possession being offered to you, prior to possession being offered to you, then we may grant you such permission subject to your payment of entire sale price, interest if any, taxes, deposits and other outstanding dues for the said flat. अब ये किसकी बात कर रहे हैं? फिट आउट पोजेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। और ये कह रहे हैं अगर हमारे पोजीशन देने से पहले, यानी बेसिकली ओसी आने से पहले, आप अगर चाहते हो कि हम आपको फ्लैट दे दें तो आपको पूरा पैसा देना होगा, 100% पैसा देना होगा फिट आउट पोजीशन से पहले। अब फिट आउट कब मांगते हैं लोग? ये कोई फैंसी प्रोजेक्ट नहीं है। रोनवाल माई सिटी अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है, डोंबिवली में है। वर्किंग क्लास लोग, मिडिल क्लास मतलब बहुत साधारण क्लास के लोग रोनवाल माई सिटी में फ्लैट लेते हैं। अगर ये लोग फिट आउट पोजीशन मांगते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं मांगते हैं कि भैया उनको इंटीरियर का काम करवाना है और बहुत यानी जोर शोर से जबरदस्त आर्किटेक्ट को रख के फैंटास्टिक इंटीरियर करना है, ऐसे नहीं होता है। ये लोग तब जाके मांगते हैं जब वो मजबूर हो जाते हैं कि यार सालों साल ये बिल्डर ने वेट करवाया है, हम लोग ईएमआई भरते जा रहे हैं, इंटरेस्ट भरते जा रहे हैं, हमारे पैसे खत्म हो गए। रेंटल्स देते देते, इंटरेस्ट भरते भरते, ईएमआई भरते भरते हमारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन बिल्डर ने हमें पोजीशन नहीं दिया। तब मजबूरी में लोग मांगते हैं कि भाई साहब जान छोड़ो, कम से कम रहने के लिए घर दे दो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चला लेंगे, पानी नहीं है तो चला लेंगे, झोपड़े की तरह रह लेंगे, झोपड़पट्टी अगर समझ के रह लेंगे उस घर में, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हम मजबूर हैं। तब जाके लोग मांगते हैं कि भाई फिट आउट पोजीशन दे दो। तो अब इनकी शर्त क्या होती है? अच्छा, फिट आउट पोजीशन चाहिए। एक तो उन्होंने पोजीशन दिया नहीं होता है, ये मैं जनरल सी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एग्जैक्टली रोनवाल माई सिटी में ये होगा कि नहीं वो अभी देखा जाएगा। दिसंबर 2022 में ये पार्ट 1 फेज 1 का फुल डिलीवरी कह रहे हैं। दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो लोग मजबूर होकर, बहुत सारे लोग कहने लगेंगे, साहब गिड़गिड़ा के कहेंगे, साहब प्लीज हमको
फिट आउट पोजीशन दे दो ताकि हम रह लेंगे, झोपड़ा समझ के रह लेंगे, लेकिन अब हमसे ये बोझ नहीं उठाया जा सकता। अब ये लोगों की दादागिरी देखो, ये कहते हैं अगर हमने फिट आउट पोजीशन दिया, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ओसी नहीं आया है, ओसी लाने में नाकामयाब रहे हैं, वो खुद नाकामयाब रहे, ये बिल्डर नाकामयाब रहे हैं, कंप्लीशन में नाकामयाब रहे, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और ओसी नहीं आ रहा है, पानी का कनेक्शन नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ड्रेन ऐसे होता है। तो ये कहते हैं कि भाई हम तुमको शायद वी मे ग्रांट यू सच परमिशन, अगर आपने फिट आउट मांगा वी मे ग्रांट यू, विल नहीं है, वो आपका अधिकार नहीं है, वो उनका प्रिविलेज है। भाई व्हाट है हमारा, हम तुमको भीख में शायद देंगे अगर तुमने दिया एंटायर सेल प्राइस, पूरा का पूरा अमाउंट, इंटरेस्ट यानी हमने जो भी, जिधर आप 1 दिन 2 दिन पेमेंट में चूक जाते हो तो हम इंटरेस्ट जो डाल देते हैं ना आपके सर पे हथौड़े की तरह, वो सारा इंटरेस्ट आप दे दोगे हमें, पेमेंट पूरा करोगे, टैक्सेस, डिपॉजिट्स एंड अदर आउटस्टैंडिंग ड्यूज सारा का सारा आप दे दोगे ना, तब जाके हम आपको फिट आउट पोजीशन दे देंगे। देखिए दादागिरी की बात, ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, पब्लिक समझते हैं अरे नहीं ठीक ही तो है, वो दे रहे हैं तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर पैसे तो आपके दिए हुए हैं ऑलरेडी। आप फिट आउट में रहने जाते हो तो इसका मतलब आपका 95% जितना पेमेंट तो हो गया होता है भाई, 2-5% के लिए अभी वो और भी तड़पाएंगे क्या, इंटरेस्ट ये वो, क्लब हाउस चार्जेस, मेंटेनेंस एडवांस सब लेके फिर आपको रहने देंगे। यार जरा देखो इनकी एटीट्यूड क्या है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में it has been agreed that timely payment of all amounts demanded by us from time to time towards the progress of the project is of prime essence। उनका फ्लैट देना ऑन पोजेशन डेट प्राइम एसेंस नहीं है। ओके, आप ठीक से समझो ये सौदा क्या है, आप समझो। इस सौदे में वो आपको फ्लैट टाइम पे दे न दे वो प्राइम एसेंस नहीं है, लेकिन आप टाइमली पेमेंट करोगे एज डिमांडेड बाय अस, जैसे हमने डिमांड किया, फ्रॉम टाइम टू टाइम टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के हिसाब से, इज ऑफ प्राइम एसेंस। You have confirmed to us that an intimation forwarded by us to you that a particular stage of construction is commenced shall be sufficient proof to that effect। इसका मतलब समझो, ये वाक्य का मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि हम अगर तुमसे कहते हैं कि 4th स्लैब शुरू हो गया, 8th स्लैब शुरू हो गया, प्रूफ की बात ही नहीं होती है, प्रूफ लेने का देने का कुछ नहीं। आपने अगर कह दिया कि हमने कह दिया ना कमेंसमेंट हो गया है, इंटीमेशन भेज दिया, आपको देना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोलोगे साहब 1st स्लैब चल रहा है और आप 4th स्लैब का पैसा ले रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आप अगर बहसबाजी में जाओगे तो पछताओगे। तो आपने कंफर्म किया, अभी वो नहीं कह रहे हैं, वो आपके मुंह से कहलवा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं however it is agreed by you that failure to receive notice from us requiring such payment shall not be a plea or an excuse for non-payment of any amount on their respective due dates। इसका मतलब क्या है, समझो उन लोगों ने इंटीमेशन भेजा ही नहीं, उनका इंटीमेशन आपके पास नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? अरे यार नहीं पहुंचा, शायद उन्होंने भेजा ही नहीं होगा, चूक गए। अगर वो चूक भी गए, लेकिन अगर वो कहते हैं भाई तुमने पैसे नहीं दिए, 4th स्लैब का हो गया टाइम, लेट हो गया, अभी इंटरेस्ट फी भरो, लेट फी भरो, और आप कहोगे सर आपका तो ईमेल आया ही नहीं है, आप प्रूफ तो भेजो कि आपने ईमेल भेजा है या आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है, कुछ तो भेजो। वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमने कह दिया कि हमने भेजा है, हमारे सिस्टम के हिसाब से हम चल रहे हैं, हमारे सिस्टम के हिसाब से, हमारे सिस्टम में ये दिखा रहा है कि हमने आपको लेटर भेजा है, आप लेट हो पेनल्टी भरो, इंटरेस्ट भरो, फाइन भरो, नहीं भरा सीधा आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा। सेम
गन दिखा रहे हैं, चाकू दिखा रहे हैं। बॉस बात नहीं करने का, पैसा निकाल वरना अभी खोपड़ी उड़ा देता हूं। ये भाषा है, ये भाषा है, बेसिकली भाईगिरी वाली भाषा है। इट हैज बीन अग्रीड इन केस, अच्छा योर फेलियर, ओके, फेलियर टू रिसीव नोटिस फ्रॉम अस। अगर आपको नोटिस नहीं मिला, वो फेलियर है आपका। हमारा सेंडिंग में फेलियर नहीं हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। ऐसा है दोस्तों कि जमींदार, वो जमींदारी वाला जो जमाना था ना, तभी बेचारा जो खेती करने वाले जो टेनेंट्स थे, वो कह ही नहीं सकते थे, उनके मुंह में से निकलता ही नहीं था कि जमींदार साहब आप गणित गलत गिन रहे हो। कभी कभी क्योंकि उनका गणित हिसाब किताब होता था, तुमने हमसे कर्ज लिया, तुमने इतना कर्ज चुकता नहीं किया, ये अभी पेनल्टी लगेगा, फलाना ढिमका, अभी पेनल्टी में तुम्हारा जमीन हमारा हो गया। सेम हिसाब है। पेनल्टी में तुम्हारा पैसा हमारा हो गया, उधर पेनल्टी में तुम्हारा जमीन हो गया। ए मंगू, ए चंगू, इधर आ, तूने पैसे दिए नहीं दिए, चुकता किया नहीं किया, कर्ज भरा नहीं भरा, चल ये तेरी औरत को भेज मेरे पास, वो पांव दबाएगी और पता नहीं क्या क्या और दबाने का बाकी है, भेज उसको। या फिर चल चल निकल, कल तेरा जमीन खाली कर, मेरा हो गया। ये हिसाब से वो कह रहे हैं, ये हिसाब है, एग्जैक्टली यही हिसाब है। वो कह रहे हैं तुमको नोटिस नहीं मिला, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ऐसे सब करोगे ना, we shall be inter alia entitled to forthwith cancel the reservation of the flat and all amounts paid by you shall stand forfeited। आपने जो कुछ भी दिया, हिसाब किताब कुछ नहीं, चल खाली कर, फुटले कटले, ये है, ये भाषा है साहब। सुनो, पढ़ो, समझो। We shall be additionally entitled to pursue any legal remedy against you if required। तुम्हारा पैसा तो ले ही लेंगे, तुम्हारे ऊपर केस भी कर देंगे। क्या समझता है बे? ये भाषा है रुणवाल बिल्डर का भाई साहब। इंग्लिश जरा पढ़ो, समझो, पढ़ने की तरीके से पढ़ो, समझने के तरीके से समझो उनके अलॉटमेंट लेटर में क्या है। दोस्तों हम सिर्फ पॉइंट नंबर 8 पर हैं, वैसे और भी 20 पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ के समझाऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।